तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करा रहे हैं, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास। तो बच्चों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या उस लेवल के किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस में एक टॉपिक देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड इज़ एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये उस टॉपिक को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इसके अंदर हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में आर्थिक विकास की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता भी है या नहीं होता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो किसी देश के आर्थिक विकास में वृद्धि करता है या वृद्धि नहीं करता, क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्रियों के इस बारे में अलग अलग मत है। अगर हम बात करें बच्चों क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, यानी कि जिसमें रिकार्डो आते हैं, मिल आते हैं, एडम स्मिथ आते हैं, उन तमाम अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विकास होता है, आर्थिक विकास होता है। जबकि अगर हम बात करें कई अर्थशास्त्रियों की, जिसमें से कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से गुंडर मिल्टन है, सिंगर हैं, इसके अलावा प्रेविस मिंट है। इनका ये मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक विकास नहीं होता बल्कि आर्थिक विकास में अवरोधक हैं। और अगर आप पूरी तरीके यानी कि गुंडर मिलर ने तो ये तक कहा कि एक दो तरीके की अर्थव्यवस्था पैदा हो जाती है और जो गरीब है, जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से नुकसान होता है और केवल लाभ विकसित देशों को ही होता है। ऐसा ही कुछ विचार जो है वो प्रेविस ने भी दिया था, राहुल प्रेविस ने भी दिया था, और ये बताने की कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फायदा केवल और केवल विकसित देशों को होता है, जबकि अल्पविकसित देश, गरीब देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई फायदा नहीं होता। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो क्या वास्तव में मतलब एक तरीके से कह सकते हो देशों को फायदा होता भी है कि नहीं फायदा होता। तो बच्चों ये टॉपिक है। इस टॉपिक पे देखिए मैं आपको हालांकि बता देता हूँ, इसके अंदर बहुत कुछ और भी पॉइंट आएंगे, ऐसा नहीं है केवल यही आएगा। जैसे रेबेंस्की थ्योरम भी आएगी। इसके अलावा हम इसको शॉर्ट इकोनॉमी और लॉन्ग इकोनॉमी में भी देखेंगे। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है बच्चों ये वाला। लार्ज कंट्री केस में भी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इमराइजिंग ग्रोथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है बच्चों ये वाला, और मैं इसके ऊपर 3-4 वीडियो तो एटलीस्ट बनेंगी ही बनेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारी की सारी वीडियो देखना तो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पे ही सारी की सारी वीडियो मिलेंगी। सारी वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब पे हमारी तरफ से तो खैर हम अपलोड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पेड कोर्स चलता है जो यूपीएससी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा यूपीपीसीएस, तमाम तरीके के कोर्सेज हम चलाते हैं और अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों के लिए हम कोर्स तैयार करते हैं बच्चों। तो ये लिए मैं आपको आगे टॉपिक शुरू कराता हूँ। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और लॉजिकल तरीके से समझना है कि क्या वास्तव में गरीब देशों को इससे फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे बच्चों कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या पॉजिटिविटी होती है। एक तो वास्तविक आय और पूंजी निर्माण में वृद्धि। वास्तविक आय का मतलब तो आप जानते ही होंगे, देश की आय, रियल जीडीपी यानी कि उत्पादन में वृद्धि करने की वजह से। तो बच्चों यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब कोई देश करता है तो वो विशिष्टीकरण हासिल करता है, यानी कि एक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशेष रूप से ध्यान देता है जिसमें वो ऑलरेडी कुशल हो। और जब कुशल वस्तु के उत्पादन में कोई देश ज़्यादा फोकस करेगा तो डेफिनेटली उसकी उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, और इस आय का प्रयोग, बढ़ी हुई आय का प्रयोग वो देश अपने ज़्यादा पूंजी निर्माण के लिए कर सकता है। और जब ज़्यादा पूंजी निर्माण होगा तो डेफिनेटली देश का विकास की संभावना ज़्यादा होगी। तो ये हमें बेसिकली समझाना है। इसके अलावा निर्यात क्षेत्र में होने वाला विकास, तो सबसे पहला जो विकास बताया गया है वो है विस्तृत बाजार। अब ये विस्तृत ठीक नहीं लिखा हुआ, विस्तृत बाजार। विस्तृत बाजार का मतलब आप समझते होंगे बच्चों। विस्तृत बाजार का मतलब है कि एक देश जब अपना वस्तु का विशिष्टीकरण करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, तो उसका बाजार बहुत बड़ा होता है। भारत ही, जैसे मान लीजिए मैं भारत में पढ़ाता हूँ, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काम करूँगा तो पूरा विश्व में व्यापार कर सकता हूँ, पूरे विश्व में अपना कोर्स को या अपनी क्लासेस को दे सकता हूँ। तो जब एक देश अपने बाजार का विस्तार करता है तो उसको अनेक प्रकार के पैमाने की वस्तुएं भी मिलती हैं। पैमाने की वस्तुओं का मतलब बच्चों आप ऑलरेडी जानते होंगे कि जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आएगी। तो ये लाभ जो है वो मिलता है, और ख़ास तौर पे तब मिलता है जब कोई देश बड़े पैमाने पर अपना उत्पादन कर रहा हो। इसके अलावा निर्यात उद्योग का विकास। देखिए निर्यात उद्योग क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए भारत के नज़रिए से हम बात करें तो भारत कोयले का मान लीजिए निर्यात करता है। मान लीजिए भारत कोयले का निर्यात करता है,
तो डेफिनेटली ऐसे उद्योग जिनमें कोयले का प्रयोग ज़्यादा होता है, ऐसे उद्योगों का विकास होगा। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनको आप एक तरीके से निर्यात उद्योग कह सकते हो, यानी कि ऐसे उद्योग जो देश द्वारा वस्तुओं को बेचने में काम करते हैं। तो विशिष्टीकरण होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विशिष्टीकरण होगा, तो ऐसे उद्योगों का डेवलपमेंट होगा जो निर्यात करने में सक्षम हो। क्योंकि अभी तक ये उद्योग क्या कर सकते थे, केवल घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे थे, लेकिन इनके पास इतनी एक्सेस कैपेसिटी है कि इसका प्रयोग करके न केवल वो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं बल्कि विदेशी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकते हैं। तो निर्यात उद्योगों का भी विकास इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मांग में वृद्धि, निर्यात के कारण अन्य क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण मांग को जन्म होती है। देखिए निर्यात जब होगा, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, जब निर्यात का होगा तो आय बढ़ेगी, आयात बढ़ेगी तो अन्य क्षेत्रों में भी मांग बढ़ेगी। देखिए अगर कोई देश समृद्धशाली है, अगर कोई देश इनकम अर्न करता है, चाहे निर्यात से कमाए, लेकिन इससे क्या होगा, अल्टीमेटली देश के अंदर जो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, घरेलू उत्पादन है, उनकी मांग बढ़ेगी। भाई अगर मान लीजिए भारत अपना सामान बेचता है, विदेशों में कार बेचता है, तो कार बेचेगा इंडिया कार बेचेगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने से टीवी की मांग, फ्रिज की मांग, एसी की मांग सब बढ़ेगी। तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में ये फायदेमंद होता है। इसके अलावा बच्चों आयात भी आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप कह सकते हो कि हर चीज़ आपके देश में होती नहीं है, कई ऐसे कच्चे माल हैं जो आपको विदेशों से चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप मोबाइल फ़ोन इंडिया में बनाना चाहते हो तो आपको कंपोनेंट बाहर से लेने ही पड़ेंगे। केवल मोबाइल फ़ोन ही नहीं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके, जैसे दवाइयाँ हैं, दवाइयों में भारत बहुत आगे है, बहुत अच्छी तरीके से भारत इसको लीड कर रहा है, लेकिन भारत में दवाइयों के लिए जो कच्चा माल है वो चाइना से आता है। तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से ही विकास संबंधित आयात किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना है बेसिकली कि अगर कोई देश अपनी उत्पादन क्षमता के भीतर काम कर रहा है, जिसकी वजह ये हो सकता है कि उसके पास न तकनीक हो न कार्यकुशलता हो, तो ऐसे चीज़ों को आयात करके देश आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा निर्यात, निर्वाह अथवा अनुरक्षण आयात, जब अर्धविकसित देशों में निरंतर कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो सदैव अल्पविकसित देशों में उपलब्ध नहीं होती, तो ये विदेशों से मंगा ली जाती हैं। बच्चों ये समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा बच्चों अविस्फीतकारी आयात, देखिए जब एक देश में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, मान लीजिए भारत में प्याज महंगी हो जाती है तो भारत विदेशों से खरीदता है। यानी कि अगर कोई देश चाहता है कि अगर उसके यहाँ पे जैसी स्थितियाँ आती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, जिस चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी कीमतें बढ़ेगी, उसको विदेशों से मंगाया जा सकता है। तो बच्चों ये सारी की सारी पॉइंट है जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा भुगतान संतुलन तथा आर्थिक विकास पर प्रभाव, देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पिछड़े हुए देश अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में उनके निर्यात जो होता है वो कम होता है और आयात जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह बच्चों बेसिकली ये भी है कि उनके पास निवेश नहीं होता, मतलब एक तरीके से बचत नहीं होती, निवेश उनको करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे इंडिया को मेट्रो बनानी है, इंडिया को मान लीजिए बुलेट ट्रेन बनानी है। अब बुलेट ट्रेन बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बचत है वो कम है और निवेश है वो ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इसकी वजह से जो बचत और निवेश के बीच का जो अंतर रहता है उसको अब विदेशी पूंजी के द्वारा पूरा किया जा सकता है। जैसे हमने जापान से बहुत बड़ी अमाउंट में लोन लिया है 50 सालों के लिए, तो ये डेफिनेटली तभी हम पे कर पाएंगे जब हमारा काम जो है, जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के लिए निवेश लिया है वो विकासात्मक हो, उससे रिटर्न क्लियर हो। तो देखिए बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए लोन लेता है, ऐसे ही एक देश अपने निवेश कार्यों के लिए भी लोन लेती है। अब ये लोन जो है इसकी वजह से आप कह सकते हो एक तरीके से, हालांकि भुगतान संतुलन पर इसका बुरा असर पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर किसी देश को अपने विकास करना है तो विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है बच्चों, और विदेशी पूंजी जरूरी है। इसके अलावा पूंजी संचयन एवं बचत क्षमता में वृद्धि, तो ये भी बच्चों पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है कि जब एक देश अपना विकास करता है, आर्थिक विकास करता है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, निवेश बढ़ता है, मांग बढ़ती है, और इसकी परिणाम स्वरूप उस देश की पूंजी क्षमता भी बढ़ती है। देखिए अगर सपोज कीजिए आप एक रोड बना रहे हो, रोड बनाने के लिए मान लीजिए पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप पैसा उधार लेकर ये रोड बना लो, चाहे आपने पैसा विदेशों से लिया हो, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो उत्पादन क्षमता है, आपकी उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी। तो उत्पादन क्षमता बढ़ने का लाभ सभी देशों को होगा बच्चों, ऐसा मैं मान के चलता हूं। इसके अलावा व्यापार शर्तों का आर्थिक विकास पर प्रभाव, देखिए आप कह सकते हो अनुकूल व्यापार शर्तों के फलस्वरूप औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों ही देशों को लाभ होता है। लेकिन अगर कोई देश की व्यापार शर्त प्रतिकूल हो जाए, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से या आर्थिक विकास से
आप कह सकते हो कई बार व्यापार शर्तें प्रतिकूल भी होती हैं। तो व्यापार शर्त के ऊपर बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, व्यापार शर्त का मतलब है कि व्यापार शर्त बताता है कि विदेशों की अगर 100 रुपये की वस्तु खरीदनी है तो भारत की आपको कितने रुपए की वस्तु देनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा वस्तु दे रहे हो भारत के टर्म भारत की, तो आपकी व्यापार शर्तें प्रतिकूल हो गई। आप कम भारतीय वस्तु दे रहे हो समान विदेशी वस्तु खरीदने के लिए, तो व्यापार शर्त अनुकूल हो गई बच्चों। तो व्यापार शर्तों का बड़ी मात्रा में प्रभाव देखने को मिलता है और यही बेसिकली आपको ये समझना है। इसके अलावा बच्चों ऐसा नहीं है कि केवल सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल आर्थिक विकास किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के से ही हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे इंपीरिकल स्टडी हुई है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि विकसित देशों को तो लाभ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, लेकिन पिछड़े हुए देश, अल्प विकसित देश, गरीब देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, बल्कि कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई है। तो निर्यात क्षेत्र में अतिरिक्त शेष अर्थव्यवस्था की अवहेलना, निर्यात क्षेत्र के अतिरिक्त शेष अर्थव्यवस्था की अवहेलना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप अर्ध विकसित देशों को निर्यात में तो वृद्धि होती है, लेकिन निर्यात के क्षेत्र विकसित होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के क्षेत्र होते हैं उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि जो निर्यात करने वाले उद्योग हैं वो डेवलप कर जाते हैं, लेकिन बाकी के उद्योग धंधे, बाकी के बिजनेस, बाकी के कार्य उतने डेवलप नहीं कर पाते बच्चों, जिसकी वजह से देश में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या, क्षेत्रीय नहीं आप कह सकते हो इसके तरीके से असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि कुछ उद्योग तो विकसित हो जाएंगे लेकिन बचे हुए उद्योग विकसित नहीं होंगे। इसके अलावा कीमतों में समानता नहीं। देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बच्चों एक थ्योरी में कि कीमतें बराबर हो जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार और विदेशी और घरेलू बाजार की, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे तमाम निष्कर्ष हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में कीमतें, साधनों की कीमतें बराबर नहीं होती और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आय के अंतर्राष्ट्रीय वितरण में असमानता ही आती है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इससे असमानता जो है वो बढ़ती है, असमानता बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें समझनी चाहिए। इसके अलावा दोहरी अर्थव्यवस्था का निर्माण, अब यहाँ पे प्रोफेसर मिल्टन की बात आपको सुननी पड़ेगी और बेसिकली उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि देखिए ये वाला टॉपिक आपको अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो आपको जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी है वहाँ पे हमने मिलर की थ्योरी ऑलरेडी कराई हुई है, कर्कर्सन थ्योरी ऑफ ग्रोथ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि दो तरीके की अर्थव्यवस्था पैदा हो जाती हैं, जिसमें से जो विकसित देश हैं, जो बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था हैं उनको तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था उनको नुकसान होता है, जिसको उन्होंने बैकवॉश इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट के नाम से समझाया। और डिटेल वीडियो बच्चों आपको मिल जाएगी आपको कोर्स के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। बेसिकली उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जो पिछड़े हुए देश हैं उनको नुकसान होता है, गरीब देशों को नुकसान होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, और केवल लाभ विकसित देशों को ही होता है और एक दोहरी अर्थव्यवस्था पैदा हो जाती है। इसके अलावा व्यापार की शर्तों का दीर्घकालीन प्रतिकूल रहना, तो जो औद्योगिक देश हैं, देखिए जो विकसित देश हैं वो औद्योगिक वस्तु को बेचते हैं जिनकी मांग लोचदार होती है, और जो आप कह सकते हो एक तरीके से अल्प विकसित देश हैं, अर्ध विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, वो नॉर्मली प्राइमरी गुड्स को बेचते हैं और प्राइमरी गुड्स की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक डिमांड होने की वजह से इन देशों को व्यापार करने से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं होती है बच्चों, ये हमें समझना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए ज़्यादा उत्पादन हो गया तो कीमतों में शार्प फॉल आता है, जिसकी वजह से व्यापार शर्तें इनकी प्रतिकूल ही बनी रहती हैं। इसके अलावा विकसित देश, बढ़ती हुई प्रतियोगिता का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव, तो बच्चों जब इनको विकसित देशों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है तो डेफिनेटली ये विदेशी प्रतियोगिता का सामना उतनी स्पीड से या उतनी कुशलता से नहीं कर पाते, और कुशलता से नहीं करने की वजह से ये एक तरीके से कह सकते हो कि विकास की रफ्तार में पिछड़ जाते। तो बच्चों ये सारी की सारी बातें हमने आप बच्चों को बेसिकली बताई, और जो टॉपिक था हमारा जो वो था कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन के रूप में। तो ये बच्चों ये वीडियो तो यहीं पे आपको ख़त्म होता है। इसके अलावा अब हम आने वाले अगली जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि साधनों की वृद्धि करके किस तरीके से विकास अर्थव्यवस्था में आता है, और आने वाले वक्त में ये बताएंगे कि क्या वास्तव में अल्प विकसित देशों के सामने, या आप कह सकते हो विकास जो है क्या वो होता है या नहीं होता, और किस तरीके से टर्म ऑफ ट्रेड इफेक्टेड होती है बच्चों। तो अभी बहुत कुछ इस चैप्टर में बचा हुआ है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।